पहले आपकी सेहत कैसी है? बंदा तो आधा रह गया और जोश दुगना हो गया। क्या दिखा रहे थे एक दिन, मतलब बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा बुरा सा भी लगा। कहते देखिए 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 सत्येंद्र दूसरा संतरा खा रहे हैं। महीनों तक मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। मेरे सेल में कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे एक सेल होता है, ये तो बहुत बड़ी जगह, बहुत छोटी सी जगह होती है। उस सेल में मुझे रखा गया, लगातार रखा गया। 1 साल के अंदर 38 किलो वजन कम हो। इस तरीके के काम किए हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। अरविंद केजरीवाल सरकार का ब्रांड बन गए। कई लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आप राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, क्या हो आप? सड़क है, सड़क पे बनी नहीं है ना, उसको बनाना मेरी आइडियोलॉजी है। अगर बच्चा पढ़ा नहीं है ना, उसको पढ़ाना मेरी आइडियोलॉजी है। आदमी बीमार है, उसको इलाज कराना मेरी आइडियोलॉजी। मैं ना लेफ्ट हूँ, ना सेंटर हूँ, ना राइट हूँ। एक दिन का भी टाइम नहीं था रोने का। मुझे लगा कि मेरे फादर जिंदा रहते ना तो भी मुझे कहते बेटा पहले लोगों को दे। नमस्कार साथियों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये मेरे लिए एक साधारण इंटरव्यू नहीं है। मेरे बॉस और जिनके साथ मैंने 5 साल बहुत कुछ सीखा है, सत्येंद्र जैन जी मेरे साथ हैं। भावुक क्षण है क्योंकि उनके तिहाड़ से वापस लौटने के बाद सिर्फ मुझ में नहीं, बहुत से लोगों में बहुत उत्साह है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देश को बहुत सारे राजनीतिक मॉडल दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी का नारा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य को घर घर तक पहुंचाना, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देना, सत्येंद्र जैन जी की परिकल्पना का एक मॉडल है जिसे पूरे देश ने सिर आंखों पर बिठाया। 7 से ज्यादा राज्यों ने उसे अपनाया। तो शुरू करते हैं ये एक भावुक इंटरव्यू जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले आपकी सेहत कैसी है? सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सेहत कैसी है, क्योंकि अपरेंटली सब लोग देख रहे हैं कि कैमरे पे अब आप पहले जो वजन हुआ करता था उससे काफ़ी वजन गिर गया। एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, परसों हमारी पार्टी का फंक्शन था 2 दिन पहले। उसमें सारे कार्यकर्ता आए हुए थे। तो वहाँ पर मैं स्टेज पे था, अरविंद दीदी सब लोग थे। तो पीछे बात क्या चल रही थी, कहते भी बंदा तो आधा रह गया और जोश दुगना हो गया। जोश में कोई कमी नहीं है, शरीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वजन कम होने के बहुत सारे मेडिकल रीजंस में जाएं तो बहुत सारे वजन घटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कुछ जांच वगैरह आपने कराई? सब कुछ ठीक है? क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं इतना ज़्यादा वजन गिरना। मेरा वजन का रीज़न ये था, देखो जब मुझे जेल लेके गए थे, मेरा 25 साल से नियम है कि मैं मंदिर जाने के बाद अन्न ग्रहण करता हूँ। 25 साल से भी ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हर साल मैं 1 जनवरी को, मतलब साल स्टार्ट होता है तो 1 साल का नियम बढ़ा लेता हूँ। तो 25 साल से चल रहा था। कभी ये तो सोचा नहीं था कि जेल जाना पड़ेगा। अचानक जेल चले गए। तो अब जेल चले गए तो जैन मंदिर तो था नहीं। तो मैंने पूरे 1 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया। मैं सिर्फ खीरा, टमाटर, जो चीज़ें वहाँ कैंटीन से मिलती थी परचेज़ करते थे। कोई फ्रूट आ जाता था, कोई फ्रूट वगैरह, उसी चीज़ों पे 1 साल तक रहा। तो उसकी वजह से सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब मेल न्यूट्रिशन की वजह से मेरा जो वज़न था 38 किलो से ज़्यादा कम हुआ था। तो आपने 1 साल बिल्कुल अन्न नहीं लिया? पूरे 1 साल तक नहीं लिया था। लेकिन उस समय बहुत चर्चा का विषय बना कि कुछ वीडियो आई थी, उसे बहुत सारे मीडिया ने प्राइम टाइम में चलाया और उस पर बहुत डिबेट हुई। मुझे नहीं पता आपको मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। नहीं पता है। देखो आपकी वीडियोस, मतलब आप शायद टमाटर, खीरा वगैरह सलाद जो आप खा रहे थे रेगुलर, उस पर बहस हुई कि अरे जैन साहब को तो बहुत सारा खाना मिल रहा है, घर से खाना जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती थी। देखो, थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सनसनीखेज पत्रकारिता का एक अलग ही तरीका था। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, देखो जेल के अंदर ना बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। आपने कभी मेरी वीडियो आने से पहले किसी की वीडियो नहीं देखी होगी। मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा है लाइव टेलीकास्ट है। मैंने कहा था भाई आपको टेलीकास्ट करना है, लाइव टेलीकास्ट कर दो, 24 घंटे कर दो। आप उसमें से कट करके छोटे छोटे पोर्शन क्यों दिखा रहे हो? जब मैं कुछ काम तो था नहीं वहाँ पर, खाना मैं खाता नहीं था, अब करूँ क्या? मेरे को 2 घंटे लगते थे खीरे को छील के तैयार करना और टमाटर को काट के करना। तो मेरे को कुछ काम नहीं था, मैं बैठ के लगा रहता था। अब वो 1-1.5 घंटा पे लगा, फिर बाद में मैंने लगा के 5-6 प्लेट बन गई, ये 4 प्लेट बन गई। संतरा भी रख लिया जी, केला भी रख लिया जी। अब उसको दिखाते, देखो सत्येंद्र जैन तो जी 5 स्टार से खाना आ रहा है। क्या दिखा रहे थे एक दिन, मतलब बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा बुरा सा भी लगा। कहते देखिए 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 सत्येंद्र जैन दूसरा संतरा खा रहे हैं। मतलब यार हद हो गई कि एक आदमी ने महीनों से अन्न नहीं ग्रहण किया, जो संतरा खा रहे हैं खरीद के खा रहे हैं। भाई बिल मांग लेते मुझसे,
तो वो सब कैंटीन से लिया था आपने? वहाँ पर दो तरीके से होते हैं, एक होता है लंगर। लंगर में कैदियों के लिए खाना बनता है, वो फ्री मिलता है, सबको मिलता है। और खाना भी दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है। उसके अलावा 2 बार चाय, बिस्किट और वो मिलते हैं, 5 बार देते हैं खाना। मैं लंगर से कुछ नहीं लेता था क्योंकि मैं उसमें कुछ खा ही नहीं सकता था। अन्न के अंदर ना मैं चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक में वैसे भी नहीं पीता कभी भी, 25 साल हो गए वो भी नहीं पीता। लंगर से कुछ नहीं लेते थे, कैंटीन से सामान लेते थे। कैंटीन से क्या सामान लेते थे? सलाद आता था, सलाद में खीरा, टमाटर, कभी कुछ आ जाता था, एक आधी चीज़, संतरे आ जाते थे, केले आ जाते थे, कभी कभार वो कोई भी फ्रूट ले आते थे। जो फ्रूट आता था परचेज़ कर लेते थे। एक पानी था, मुझे लूज मोशंस हो गए और जो मैं खीरे टमाटर खा रहा था, बाकी लोग भी खा रहे थे, वो ओवर एंड अबव देयर फूड था। वो खाने के अलावा खाना भी खाते थे, उसके अलावा खा रहे थे, मैं नहीं खा रहा था। तो मतलब किसी चीज़ को ट्विस्ट करके किस तरीके से दिखा रहे हैं और उस चीज़ को मतलब एक वो मुद्दा बना दिया। अगर मतलब मैं मस्ती कर रहा होता, मतलब कर रहा तो 38 किलो कम होता गया वजन। 1 साल के अंदर 38 किलो वज़न कम होना। और आपने देखा होगा, शायद मेरी फ़ोटो भी देखी होगी, तो उस टाइम पर जब मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इंटरिम बेल दी इलाज कराने के लिए, हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर्स तो बहुत चिंतित थे। वो कहते यार ये बचेगा नहीं बचेगा। मेरे लिए तो जीवन और मरण का प्रश्न खड़ा हो गया था। मेरा घर आने के बाद भी कई महीने तक 1 किलो भी वज़न नहीं बढ़ा। इतनी ज़्यादा दिक्कत है, पेट में बहुत गड़बड़ हो गई थी उसकी वजह से। खाना नहीं खाया ना तो सांस सेटअप हो गया था। तो अब लोग मुझे कह रहे हैं मर के क्या होगा। भाई मैंने कहा देखो, जो नियम लिया मैंने, उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कभी जेल जाना पड़ेगा। जेल का कोई एक्सेप्शन था नहीं, जब नहीं था तो नहीं था। फिर दूसरा क्या होता है, अगर आदमी हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो फिर आदमी क्या है वो। लेकिन कभी तो मन में आया होगा कि 1 साल हो गया, इतना लंबे समय हो गया, किसी जैन मुनि से बात करके या भगवान की परमिशन लेके मेरे किसी को तरह से शुरू किया कई जाए? जगह से ऐसे आदेश भी मिले। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर एक उपसर्ग वर्ड होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाए तो उस टाइम पर इसको सस्पेंड कर सकते हैं। मैं नहीं माना। मैंने कहा देखो ये ना बाद में ना लोग अपने हिसाब से रास्ते निकाल लेते हैं, मैं ऐसे रास्ता नहीं निकालूंगा। मैं ये तरीका नहीं, जब तक जेल में हूँ मैं लगातार, मैं चेंज नहीं करूँगा। तो मैं देखो शुरू से ही ज़िद्दी हूँ, बहुत ज़िद्दी हूँ। अपने प्रिंसिपल्स पे, अपनी बातों पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। और ये इसका देखो एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी रहा, मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत ज़िद थी कि मैं अपने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। अब मुझे क्या है, जेल के अंदर मेंटली टॉर्चर करने की तरह तरह से कोशिशें की गई। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया लगातार 3-4 महीने तक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये होती है कि किसी भी आदमी से आप बात नहीं कर सकते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो डेडलीस्ट क्रिमिनल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़राब तरह के होते हैं, उनको दी जाती है। वो भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं देते एट ए स्टेज, 15 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेंटल सेटअप आदमी का मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं महीनों तक मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। मेरे सेल में कोई नहीं जा सकता था। वहाँ पे एक सेल होता है, ये तो बहुत बड़ी जगह, बहुत छोटी सी जगह होती है। उस सेल में मुझे रखा गया, लगातार रखा गया। सुबह 3-4 घंटे के लिए खुलता था और शाम को 3-4 घंटे के लिए खुलता था। उस टाइम पे आप बाहर जा सकते। मेरे सेल में कभी कोई नहीं आ सकता। बाकी सेल में लोग बैठते थे, गपशप मारते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। मेरे सेल में कोई नहीं आ सकता। नहीं, ये लिखित नियम बनाया गया उनको या कह दिया गया वर्बली? सबको कह दिया गया। दूसरा क्या था, हर जगह कैमरे लगे होते हैं। जैसे मैं बाहर निकलता था, अगर कोई आदमी गलती से मेरे पास आ जाता था, तुरंत उसका अनाउंसमेंट में नाम होता था, उसको बुला के डांटा जाता था कि संजय से। मतलब 24 घंटे सर्विलेंस थी वहाँ पर? 24 घंटे की तो सर्विलेंस मेरी तो देखो, वीडियोग्राफी ईडी को हमेशा भेजी जाती थी। मतलब आपके लिए मैं जानकारी बता देता हूँ कि मुझे कई जगह मॉनिटर किया जाता, लाइव मॉनिटरिंग मेरी अलग अलग लेवल पे होती थी। मेरी हर मूवमेंट को लाइव करते थे। मैंने उससे ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बट जो भी मुझसे बात करता था उस आदमी को डांट दिया जाता था कि तुम इनके साथ बात नहीं करोगे। 2-4-10 दिन के अंदर सब डर गए कि भाई हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो मुझे काफ़ी लंबे समय तक किसी से बात नहीं करने दी गई। मतलब मैं अकेला था, मेरी किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था, किसी से कोई लेना देना था, कोई बात नहीं थी। बट जो मेरा धर्म था, जिसके नियम था, उस नियम पे मैं अड़ा हुआ था। उसकी वजह से मेरे को मॉरली, मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया था, इतने लंबे समय में शायद मेरा मेंटल बैलेंस ठीक ना रहता और शायद मैं मेंटली टूट सकता था। क्योंकि वो मेरा जिद थी कि मैंने कहा जब मैं अन्न भी नहीं खा रहा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मेरे को दूसरा लगता था, यार देखो हमारे इतने बड़े बड़े नेता हुए, वो जेलों में रहे, क्राइम तो उन्होंने भी नहीं किया था। महात्मा गांधी जी के बारे में बचपन में बहुत किताबें पढ़ी मैंने।
जब तक मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा नहीं था, तब तक तो यही बताते थे लोग कि नहीं जी वो तो ये ख़राब थे, उनमें ये कमी थी, उनमें ये कमी थी। जब पढ़ने लगे तो पता लगा नहीं, उन्होंने सब कुछ त्याग किया, सब कुछ छोड़ा। तो उनको भी जेल जाना पड़ा, एक बार नहीं कई बार जाना पड़ा। भगत सिंह को देखो, तो 21 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे, एक तो ये था कि भाई जेल जाना ज़रूरी नहीं कि आप क्राइम करके जेल जाओ। राजनीति में अगर आप आए हो, देश के लिए कुछ भला करना चाहते हो, वो भी एक बड़ा क्राइम है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था और आज भी है। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, उनको भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। नीयत ये थी कि इनको तोड़ दिया जाए मानसिक भाई रूप से। मानसिक रूप से तोड़ने का आइडिया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर तलब है कि अमित शाह जी भी जैन धर्म के उपासक हैं। कभी आपको ऐसा नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं अपना धर्म पालन कर रहा था, मैं तो दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन आपने इसको कभी भी ढाल नहीं बनाया, आपने नहीं, आपने क्यों कभी बनाया? किसी को नहीं बताया। पर मुझे बाद में जब इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया गुजरात इलेक्शन के अंदर, जी, तब थोड़ा बुरा तब ये लगा। चला था। और मुझे ना देखो, गुजरात और एमसीडी दोनों इलेक्शन साथ में हाँ, थे। उन दोनों इलेक्शंस में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उनको उन्होंने ऐसा बनाया कि भाई जैसे एक तरफ तो मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त सब इतने परेशान थे, कहते उनको लगता था कि किसी दिन, मतलब मुझे नहीं लगता था देखो, क्योंकि मैं तो एक आदमी जो भंवर में होता है ना, उसको नहीं पता होता कि भंवर में है। जो बाहर वाले देख पा रहे थे, उनको लग रहा था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। क्योंकि जो फोटो आपकी आई, देखो वो भी मेरे को, मैं कहता हूँ कि इसमें दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक आपस के झगड़े में वो मेरी फ़ोटो आ गई। वो फोटो बाहर आ गई थी। वो बाहर फ़ोटो कैसे आ गई, आप हमेशा देखना मेरी उन्होंने क्या कलाकारी की। कभी भी फ़ोटो दिखाई मेरे को जब मेरा वज़न कम हो चुका था, तब की नहीं दिखाएंगे आपको। जो वीडियोस रिलीज़ की गई वो मेरे को मतलब हट्टा कट्टा था, मैं ठीक ठाक था, तब की है। जब मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कंकाल बन गया था, तब नहीं दिखाई। कोई फोटो नहीं है, कोई फोटो नहीं दिखाई, तब कोई वीडियो बाहर नहीं, कोई वीडियो नहीं दिखाई। वो हुआ क्या कि मुझे ना कमर की, मतलब बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में लेके गए। भारत सरकार का अस्पताल है। हाँ, सफदरजंग। भारत सरकार का है। तो वहाँ मेरे साथ पुलिस वाले थे, 7-8 पुलिस वाले थे, लेके जा रहे थे। जब वो चलना पड़ा काफ़ी दूर, तो मैंने कहा भी मेरे से इतनी देर नहीं चला जा रहा, मुझे बैठना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक बेंच था, मैं बेंच पे बैठ गया। तो 2 पुलिस वाले गन लेके, एक इधर खड़ा हुआ, एक इधर खड़ा, 2 इधर, 4 पुलिस वाले खड़े थे। तो उन्हीं का कोई डिपार्टमेंट और होता है, कोई कहते हैं विजिलेंस होता है, क्या होता है। उनके कोई सब इंस्पेक्टर आए, वो आके कहते हैं जी आपने सत्येंद्र जैन के हाथ को नहीं पकड़ रखा। तो जो मेरे साथ थे सब इंस्पेक्टर को बोले भाई हम 4 लोग खड़े हैं ना, गन लेके कोई भाग रहे हैं कि गन लेके खड़े हैं, सब कुछ है, कैसे भाग जाएंगे। तो जो दूसरे वाले आए थे, उन्होंने एक फ़ोटो खींच ली। अच्छा, वो फोटो पुलिस ने खींची हुई है? उसने खींची, और उसने फ़ोटो खींच के अपने पुलिस के ग्रुप में डाल दी। ओह। तो वो ग्रुप में डाली, तो जब तक मैं डॉक्टर को दिखा रहा था, थोड़ी देर के अंदर तो तहलका मच चुका था। वो फ़ोटो मेरी कुछ ही घंटों में वायरल हो गई, लीक हो गई। हाँ। देखो आप एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे, 100 लोगों के ग्रुप में डालोगे, लीक तो होगी। तो वो लीक हुई तो टीवी पे चल पड़ी। तो उसके चलने से वो अखबारों में छप गई। तो वो मेरी लगभग 1 साल के बाद पहली फोटोग्राफ थी जो पब्लिक में आई थी, जिसमें मेरे को पता लगा कि जिसकी वजह से लोगों को पता लगा ये सत्येंद्र एक सेंटिमेंट तैयार हुआ, क्या कर रहे हैं लोग। मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं जब मेरे को अस्पताल ले गया कोई मुझे नहीं पहचानता था। अक्सर ऐसा होता था कि कई लोग बहस कर रहे होते, वो कहते सत्येंद्र जैन, कहते नहीं नहीं वो नहीं है, उस जैसा कोई होगा, सत्येंद्र थोड़ा हो सकता है। तो लोग आपस में बात करके सब छोड़ देते थे। एक भी इंसान ऐसा नहीं होता था वो ये मान लेता कि वो सत्येंद्र जैन ही है। तो लोगों को नहीं लगता था। अगर पहले से लग रहा, मेरे को महीने में 1 बारी या 2 बारी मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। कभी जीबीपन जाते थे, कभी एलएनजेपी जाते थे, सफदरजंग भी गए। तो पर कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझे पहचाना हो। और वो नहीं तो पहचानते लोग फ़ोटो खींच लेते, तो पहले भी आ जाती बाहर, तो नहीं आई। तो वो जो फोटोग्राफ्स आई, तो उसके बाद लोगों को पता लगा कि ये जो दिखा रहे हैं ना कि सत्येंद्र जैन ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं जी, सत्येंद्र जैन तो वहाँ पे पिकनिक मनाने गए हुए हैं और वहाँ पर जाके तो वो 20-30-50 किलो वजन आगे बढ़ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मानसिक तौर पे तो आपने कहा आप टूटे नहीं। हम सब ने देखा कि आपने इतना बड़ा संघर्ष किया और आज आप हम सब के बीच में हैं। आपकी ऊर्जा का भी प्रमाण मिल गया। कुछ दिन पहले जो वीडियो आम आदमी पार्टी के हैंडल से गई, जो अरविंद जी भी उस मंच पे थे, आप भी उस मंच पे थे, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जो आप कह सकते हैं कि जिसमें आपका मन थोड़ा भी विचलित हुआ हो या घबराहट हुई हो या मन में एक बार को संशय पैदा हुआ हो कि ये जर्नी अब कहाँ जाके रुकेगी? नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, देखो मैं बताऊं, मेरे ना 2 पार्ट रहे जेल के अंदर। पार्ट 1 था, मैं जैसे 30 मई 2022 को मुझे अरेस्ट किया गया, तो पूरे 1 साल में जेल में रहा था, वो फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद मुझे इलाज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी, इंटीम बेल जिसे कहते हैं। तो मैं कुछ महीने इलाज के लिए
हॉस्पिटल में भी रहा और घर पे भी रहा, वो इलाज चल रहा था मेरा। फिर मैं दोबारा से जेल में गया, तो 7 महीने 7.5 महीने में दोबारा से जेल में रहा। जो पहला 1 साल जेल में रहा वो बड़े काफ़ी दिक्कत वाले थे। किस तरह से थे देखो, एक तो मुझे बहुत बड़ा गिल्ट था। गिल्ट इस बात का था कि मैंने अपने परिवार को कहाँ फंसा दिया। उनका तो कोई गलती नहीं थी। अरे मुझे शौक़ चढ़ा था ना कि भी मैं देश के लिए करूँ, देश के लिए वो करूँ। मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने तो वैसे कुछ नहीं किया था। सज़ा उनको क्यों मिल रही है? सज़ा तो उनको मिल रही थी, मुझे तो नहीं मिल रही थी। मैं तो ग्रेट बन रहा था अपने आप में, भाई मुझे फांसी चढ़ा दे तो मैं तो और भी खुश हो जाता है, मुझे फांसी दे दी, शहीद हो गए जी। तो परंतु उनका क्या क्राइम था? तो मुझे इतना गिल्ट था इस बात का कि भाई एक तो ये इशू था कि गिल्ट था कि वाइफ के साथ, बच्चों के साथ मैंने ऐसा क्या किया, अपने परिवार के साथ, सारे परिवार के साथ। दूसरा मुझे ये था कि वाई विद मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जब मैंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया। तो अगर तुमने करना था सच्चा लगाओ ना, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो? आई वॉज नॉट, मतलब जैसे कहते मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जब मैंने कोई गलत काम किया नहीं। इससे पहले थोड़ा उस टॉपिक पे जब आपने कहा ना कि भाई गिल्ट हुआ, तो कभी परिवार की तरफ से कुछ आया आपको जो मन में चुभा हो कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा था? बताता हूँ। उनकी तरफ से ये था कि वो बार बार मुझे कहते थे आप खाना खाओ। अब देखो कितनी वो थी कि मैं एक जिद पे था। जिद क्या था मेरे को, मैं जिद भी नहीं कह सकता। अब मैंने धर्म के नाम से, धर्म की वजह से एक नियम ले लिया। अब मैं कोई मेरे ऊपर आफत आ गई मैं उसे छोड़ दूँ, वैसा आदमी तो मैं हूँ नहीं। परंतु मुझे ये भी था कि अब उनकी क्या गलती है, मान लो मेरे को इस वजह से मैं मर जाऊँ तो मेरी वाइफ और बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। वो भी एक गिल्ट था कि यार देखो उनके साथ क्या हो रहा है। और ये भी नहीं लग रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट था तो उसने छोड़ भी दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद कि कभी छूटेंगे भी, कि या तो तुम टूट जाओगे, तब तो तुम एक बार टूट जाओ और उनकी बात मान लो तो उसी दिन छूट जाओगे। टूटने वाले तुम हो नहीं, झुकने वाले तुम हो नहीं, तो ऐसा लगता कोई एंड नहीं है, एंड ऑफ द टनल नज़र नहीं आता था। एक समस्या ये थी। पर उसके अंदर फिर बार बार ना, फिर मैं क्या करता था, मैं उसके फिर सोचता था मेरे फादर नहीं है, मदर नहीं है, कि मेरे फादर टीचर थे। मैंने सोचता मेरे फादर होते तो वो क्या कहते हैं। यदि उनसे आपकी बात होती तो वो आपको क्या सलाह देते? क्या सलाह देते कि भाई अब क्या करना है? क्या वो ये कहते कि सब कुछ छोड़ दे? बिल्कुल नहीं कहते। मेरे फादर ने, मुझे याद है आज भी, देखो जिस दिन मुझे टिकट मिला ना, तो 21 जुलाई को मुझे टिकट मिला था 2013। इसी घर में, यहीं पे बात है, नीचे फ्लोर पे थे हम। तो मेरे फादर ने कहा मैंने आपको देखा जन साहब, आपका जो रिश्ता था बाबूजी के साथ, और मेरे जहन में जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में भी जब जिक्र किया करते थे, और कोविड के टाइम पे भी जो जिस तरह से आप उनका ध्यान रख रहे थे, पूरे दिल्ली का तो ध्यान रख ही रहे थे, लेकिन दिन में 2 बार उनका पता करना, जाकर उनसे हॉस्पिटल में मिलना, पल पल की खबर रखना। लेकिन साथ ही में जब उनका देहावसान हुआ, अगले ही दिन आप पूरे तन मन धन और इच्छा शक्ति के साथ वापस से दिल्ली की सेवा में जुट गए। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी।
शायद वो दिन मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं भी उस समय कोविड में था। अब मेरा भी पता करते थे कि मेरी हालत क्या है, मेरी सेहत क्या है। साथ साथ आप पूरी दिल्ली की एक एक, मतलब मुझे नहीं पता आप कितने घंटे सोते थे, आपके ऑक्सीजन से लेके, बेड से लेके, एम्बुलेंस से लेके, दिन में 3 बार हर चीज़ को रिपीट रिव्यू करना। वो समय, क्योंकि पूरे दिल्ली, पूरे देश के लिए वो एक त्रासदी का समय था, पर आपने पर्सनल इमोशंस को दूर रखते हुए एक योद्धा की तरह उस समय को जिया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं दिल से, और मेरे लिए हमेशा आप इंस्पिरेशन रहोगे। थोड़ा सा इसलिए हो गया, मेरे फादर की डेथ हुई थी कोरोना से, मैं रो नहीं पाया। एक दिन का भी टाइम नहीं था रोने का। मुझे लगा कि मेरे फादर जिंदा रहते ना तो भी मुझे कहते, बेटा पहले लोगों को देख। उधर पानी और देना। अचानक ना अब फादर की बात स्टार्ट हुई तो याद आ गया। मेरे फादर ने कहा था 21 जुलाई जब मुझे टिकट मिला, यहीं पे नीचे की बात है 2013, कि बेटा ये तो लुच्चे लफंगों का काम होता है, शरीफ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, हम तो इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग को इलेक्शन लड़ते हैं। तब भी मुझे अरेस्ट किया गया था। 21 जुलाई को टिकट मिला, 24 जुलाई को सुबह किस लिए अरेस्ट किया था उसमें? तब मैं इसी घर में बैठा हुआ था। पश्चिम बिहार में एक जगह प्रदर्शन हुआ था, कहते सत्येंद्र जैन ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है, बसें तोड़ी हैं और इसको अरेस्ट कर दिया गया। अच्छा। और 2-3 महीने पुरानी बात थी, पता नहीं उन्होंने FIR लिख के रखी हुई थी, मतलब देख के भी दांत जो होता है किस किस चीज़ के लिए। तो मुझे अरेस्ट किया गया, तो मैं 2 दिन जेल में रहा, तिहाड़ जेल में ही गया था। जब मैं वापस आया तो वहाँ पे रात को, जैसे रात में सारी रात मैं सोया नहीं था, बस मैं यही सोता रहा, मैंने उस उम्र में आके मेरे माँ बाप को क्या लग रहा होगा कि भी बेटा जेल चला गया। जेल जाना तो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है ना इस सोसाइटी के अंदर। मैं पक्का मन बना के आया था कि घर जाके ना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अब। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ सब मना कर रहे थे कि अब इलेक्शन नहीं लड़ना। तो जेल में गया हूँ, तो वापस जब आया तो मैं पक्का विचार करके आया था इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे फादर पता क्या कहते हैं, आप पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं ये क्या तरीका हुआ? अगर कोई इस देश के अंदर, टीचर थे ना, बहुत आदर्शवादी थे, एक लड़का अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको इसलिए अरेस्ट कर लिया जाएगा इलेक्शन ना लड़े। इलेक्शन क्या मतलब, उनका ही शब्द दोबारा से थे, क्या लुच्चे लफंगे ही लड़ेंगे? अगर शरीफ आदमी लड़ेगा तो उसको जेल भेजेंगे। कहता पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। बट मैं आपको आगे बताता हूँ इसके अंदर मेरी वाइफ पता क्या कहती है, अब तो मन भर गया होगा जेल जाने के वापस आने के बाद 2 दिन के बाद। कहते अब तो मन भर गया होगा ना, अब तो इलेक्शन मत लड़ो। अब मेरे लिए बड़ी दुविधा। एक फादर कहते हैं अब इलेक्शन जरूर लड़ेंगे कुछ भी हो जाए, वाइफ कहती है कि अब तो मन भर गया होगा, अब नहीं लड़ना, अब तो तुम जेल भी घुमाए। 2 दिन के बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी को रोहिणी कोर्ट जाना था। अखिलेश पति त्रिपाठी हमारे वो कैंडिडेट थे मॉल्टन से, उनका एक केस था, उसमें जाना था। वो जा नहीं पाए, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया आप चले जाओ। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे पहले से ही अपोजिशन पार्टी वाले लोग थे, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक करने की तैयारी से बैठे थे। मैं गया तो मेरे ऊपर कर दिया अटैक, फिजिकल असॉल्ट था। अच्छा। तो अब जो भी हुआ। आप उस समय कैंडिडेट थे? मैं कैंडिडेट नहीं, हाँ बन चुका था, बन चुके थे। 21 तारीख को बन था, और ये 26-27 तारीख की बात होगी, 27-28 तारीख की बात है। मुझे अटैक किया मेरे ऊपर, तो मैं डॉक्टर के पास गया, एक्सरे वगैरह कराया, सब कुछ कराया। मैंने घर पे नहीं बताया था कि भी ऐसा कुछ हुआ है। वो डॉक्टर मेरे घर पे जानते, मेरी वाइफ को फ़ोन कर दिया उन्होंने कि सत्येंद्र को ना यहाँ पे रिब्स में काफ़ी चोट लगी है, थोड़ा ध्यान रखना। मतलब
कुछ चंद लोग आपके ऊपर? हाँ हाँ, फिजिकल असॉल्ट किया था। अच्छा। मेरी वाइफ को पता लग गया। अब देखो मेरी वाइफ क्या कहती है, कहती है आप कोई गोली भी मार दे पीछे नहीं हटेंगे, अब हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। तो इलेक्शन लड़ना तो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक संयोग था कि मेरे फादर जो बिल्कुल मना कर रहे थे, डेड अगेंस्ट थे, वो बिल्कुल लड़ गए कि लड़ना है। मेरी वाइफ जो कहती थी कि कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं लड़ना, अब वो कहते चाहे कोई गोली मार दे तो भी पीछे नहीं हटना। कहते ऐसे क्या डर के घर बैठ जाएंगे कि ये क्या हमारे को फिजिकली अटैक करेंगे। तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा, मैंने पीछे नहीं हटूंगा। मेरे को यही बातें ना फिर मैं याद करता था कि अगर मेरे फादर जिंदा होते। मेरी मदर ने पता क्या कहा, वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। जेल से आने के बाद मेरी मदर कहती है, पहले वो भी कह रही थी इलेक्शन छोड़ बेटा, क्या करेगा, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। उनको भी हिसाब से अच्छे लोग तो नहीं लड़ते। अब उनका बेटा तो इतना अच्छा था कि बेटा इलेक्शन लड़ेगा, तो अच्छे बेटे को कौन चाहता है इलेक्शन लड़े। पर जब मैं जेल होके आया ना, काफ़ी धार्मिक थी, तो कहती है बेटा कभी कोई उपसर्ग आता है ना, वो थोड़ा जैन धर्म को बहुत मानती थी, कहते ऐसे डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते अब नहीं पीछे हटिए बेटा, जिस रास्ते पे तू चल पड़ा ना ऐसे पीछे नहीं हटना। ये मेरी ज़िंदगी के ना टर्निंग पॉइंट था। मेरे साथ जो ये हुआ सर, उसके तुरंत बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी। मैंने निश्चय कर लिया कि इलेक्शन लड़ूंगा, सब कुछ छोड़ के लड़ूंगा, कोई बिजनेस नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा सारा जीवन। मैंने अपने घर पे बात करा वाइफ से, मैंने कहा देखो अब मैं जा रहा हूँ तो इसके बाद मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा जीवन में, पैसे के लिए कोई काम नहीं करूँगा, जो करूँगा समाज सेवा के लिए करूँगा। अपना सारा बिजनेस बंद किया, प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी, कुछ कंपनियों में मैं डायरेक्टर था, वहाँ से रिजाइन किया, जो जो मैं समेट सका सब कुछ ख़त्म किया मैंने। एक भी आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, जिसने कि इलेक्शन लड़ने से पहले सब कुछ छोड़ा हो। कोई ऐसी कंडीशन नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है, सब कुछ छोड़ा। हार भी सकते हैं। नहीं, हार जीतने का तो कोई चांस था ही नहीं। पहली बारी में तो कोई सोच भी नहीं सकता था 28 सीट आएंगी। परंतु मैंने कहा था पब्लिक, मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा था, मैं पब्लिक सर्विस में जा रहा था। मैंने कभी मुझे अपने जीवन को अगर बदल लिया, अगर तुम एक तरह से संन्यास लेते हो तो छोड़ देते हो ना, अगर आपने पॉलिटिक्स में गए तो त्याग करके जा रहे हो ना, सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, सब कुछ छोड़ के गया था मैं। एवरीथिंग आई लेफ्ट, जो मुझे मेरे पास था मैंने सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ने की बात की थी। और 31 जुलाई को मैंने हर जगह से रिजाइन कर दिया था, हर चीज़ को मैं छोड़ चुका था। उसके बाद मैं इलेक्शन में गया था। तो मैं अगर जैसे आपने पूछा कि भाई जेल में, तो मेरे को लगता था मेरी मदर क्या कहेगी इस कंडीशन में, तो मैं कहता मेरी मदर यही कहती कि बेटा पीछे मत हटो, बेटा अब पीछे नहीं हटना। मेरे फादर क्या कहते नहीं। देखो जो कोरोना के अंदर असल मेरे फादर की डेथ हुई, अगले दिन मैं आईसीयू के अंदर था दूसरे लोगों के लिए। देखो वैसे नहीं, मैं हर रोज़ जब कोरोना हुआ हर रोज़ किसी ना किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जाता था, खुद जाता था, अंदर जाता था। मेरे फादर को डर भी लगता था, कहते बेटा तेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा। कहते इस देश में तो कितने मंत्री हैं, कोई मंत्री तो अंदर नहीं जाता। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, कोई नहीं जाएगा, डॉक्टर भी नहीं जाएगा। ठीक बात। सबसे पहले मैंने हिम्मत करी, आईसीयू के अंदर नहीं जा रहे थे लोग, वार्ड के अंदर नहीं जा रहे थे। मैंने कहा मैं चलता हूँ ना, मैंने पीपी किट पहनी, मैं अंदर गया। मैंने कहा अगर मैं हिम्मत नहीं करूँगा, इफ़ आई नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो पीछे कौन खड़ा होगा। बिल्कुल मैंने, मुझे ध्यान है एलएनजेपी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे बहुत सारे यंग डॉक्टर्स थे, उनसे मेरी बात हुई। कहते सर हम कैसे करें। मैंने कहा क्या दिक्कत हुई, मैं चलता हूँ, मैं अंदर जाऊँगा। मैंने तुम तो यंग हो, मेरे से आधी उम्र है, तुम्हें किस बात का डर है, तुम डॉक्टर भी हो, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हमें अपना डर नहीं है, अगर हम घर जाएंगे हमारे पेरेंट्स को गए तो। उसी टाइम ऑन द स्पॉट मैंने आदेश दिया कि 5 स्टार होटल लो, वहाँ पे ललित हॉस्पिटल साथ में, मैंने पूरा होटल ले लो कि हमारे जितने भी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं सारे 5 स्टार में रहेंगे। और देश के अंदर पहली सरकार थी दिल्ली सरकार कि हमने सारे स्टाफ को 5 स्टार होटल में रखा था। हमने 5 स्टार से मंगा के खाना खिलाया था सबको। सर मैंने जो फैसिलिटी हो सकती दी मैंने, हमने कहा जो कोशिश करना करें। होम आइसोलेशन पहली बार हमने स्टार्ट किया दिल्ली के अंदर, उससे पहले कुछ नहीं था। तो हमने पूरी जान लगाई, ये मेरा फ़र्ज़ था, हमें करना ही था। जब फ़र्ज़ है तो उसकी ड्यूटी के सामने, देखो हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो वो उस टाइम पे अपने परिवार को थोड़ा देख रहे होते हैं, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं। विक्रम बत्रा को देखो ना, उसको अगर मूवी देखो, उनके माँ बाप आए थे मुझसे मिलने, कितना वो लगता है कि अगले ने जवानी के अंदर सब कुछ त्याग दिया ना, सब कुछ चला गया ना। तो उन लोगों ने किया, हमें भी हमारी ड्यूटी है ना, हम बॉर्डर पे नहीं है तो हम नहीं करेंगे, अगर आप बॉर्डर के अंदर है तो हमें भी वही करना चाहिए, करेंगे, और ये हमारा फ़र्ज़ है, हम बिल्कुल करेंगे। तो मुझे लगता था कि अगर हमारे को देश को आज़ाद कराने के लिए
हमारे फोर फादर्स ने इतने त्याग किए तो उसको ऐसे तो मिट्टी में जाने देंगे। और जहाँ तक जेल जाने की बात है, मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि भाई जेल गए। ये मैंने बता दिया कि मुझे शुरू में गिल्ट ये था कि मेरी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, कि यार उनको कहाँ फंसा दिया कि मैं जेल में पड़ा हूँ। मतलब उनकी कंडीशन क्या थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट सेकेंड टाइम में वो गिल्ट बिल्कुल नहीं था। जब मैं घर आया, इंटरिम बेल पे जब आप घर आए, हाँ घर, तो मेरी वाइफ ने कहा इसमें आपकी क्या गलती है। जो मैं सोच रहा था बिल्कुल उल्टा निकला उसका। अरे मतलब मैं सोच रहा था कि शायद मेरी वाइफ मुझे कहेगी कि भाई तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ क्या किया। मेरे बच्चे कहते हैं फादर, पापा वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें गर्व है कि हमारे फादर ऐसे हैं, सर ऊँचा उठा के चलते हैं। मेरी वाइफ कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। और तुम्हारी क्या गलती है। अरे भाई वो कहने कि मैंने ही तो कहा था, चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा नहीं मना किया था पहले, बाद में कहा था जब कोई गोली मारते तो भी पीछे नहीं हटना। कहते अगर मैंने कहती तो तुमने मना कर दिया था, तुम नहीं लड़ते। तो वो गिल्ट मेरा नेक्स्ट टाइम पे नहीं था, बिल्कुल नहीं था गिल्ट मुझे। तो इसलिए ठीक है, मेरा वजन कम हुआ, जो मर्जी हुआ, बट मेंटली आई एम वेरी स्ट्रांग, और उसमें पीछे हटने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन आपने पूरा, क्योंकि इस मुद्दे पे बात हो रही है, तो आपने पूरे स्कैन, अपने टेस्ट वगैरह सारे पूरे कराए, और आप किसी तरीके से, मतलब वजन कम होना ठीक है, एक रीज़न है। नहीं, मुझे ना क्या हुआ था वहाँ पर, टॉयलेट में मैं गिर गया था। हाँ जी। तो मेरे जो स्पाइन है उसमें L4, L5, L6, S1 उसके अंदर थोड़ा हिल गया था वहाँ से। तो उसकी सर्जरी हुई थी? नहीं, उसकी पहले 2 बारी मेरी LNJP में सर्जरी हुई, माइनर सर्जरी हुई। उसके बाद फिर मुझे इंटरिम बेल मिली, तब मैंने अपोलो के अंदर उसकी बड़ी सर्जरी जो होती है स्पाइन की सर्जरी, वो कराई थी। ठीक है, वो बिल्कुल अपनी जगह है, बट बाकी अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो बिल्कुल मैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार कोई बीमारी, मैंने बीमारी क्या होती है, गिरने से किसी को भी हो सकता है, गिरने से हो गया तो ठीक है, चलो ठीक है। तो 1 मिनट लगे यदि आप ये बताना चाहें, क्योंकि किसी भी जरिए से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन आपका जो मैटर था वो आपके मंत्री बनने से बहुत पहले का है। वो मैटर बाकी नेताओं को जेल में जिस मुद्दे पर डाला गया उससे कैसे डिफरेंट है, और तो आपका केस बाकी नेताओं के केस से कैसे डिफरेंट है? मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि केस क्या है, और किसी को बताएं तो उसको समझ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 31 जुलाई 2013 में इलेक्शन लड़ने से 6 महीने पहले सारी कंपनियों से रिजाइन किया। कुछ कंपनियों में डायरेक्टर था, उनको छोड़ दिया था मैंने। मेरे ऊपर केस बनाया गया, CBI ED ने जो केस बनाया। और ये केस कब रजिस्टर हुआ? बता देता हूँ। केस रजिस्टर्ड हुआ था, CBI में रजिस्टर्ड हुआ 24 अगस्त 2017 में। उसके 7 दिन के अंदर 30 अगस्त 2017 को ED ने दर्ज किया। कितनी जल्दी, मैं 6 दिन में रजिस्टर कर लिया। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस का मैटर है। हाँ, और 7 साल हो गए, अब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। 7 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। सर हमें लगा चार्जशीट दाखिल कर दी उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई होगी। बाद में पता लगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं है। हमने पूछा भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो आपने क्यों किया ऐसा? कहते हमें तो अरेस्ट करना था, हमने कर लिया। क्योंकि तो कानून तो है कि 60 डेज में आपको चार्जशीट डालनी पड़ती है। चार्जशीट डाल दी उन्होंने। अच्छा, बिना इन्वेस्टिगेशन पूरे हुए। इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं। मतलब उसको घसीटना है किसी तरीके से। सर देखो, ये तो मजाक बना रखा है ना कानून का। ED तो किसी कानून को मानती नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कई सारे आदेश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट का तरीका ठीक होना चाहिए, इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट ED से मतलब अलग ही तरह की एजेंसी है जो अलग तरह से काम कर रही है। कानून का मतलब बहुत कम कानून को मानते हैं वो लोग। आज भी इन्वेस्टिगेशन 7 साल के बाद चल रही है। मेरी चार्जशीट में सबसे पहले क्या लिखा है? सत्येंद्र जैन ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ के लिए हो सकती है? क्राइम के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। क्राइम कब हुआ? कहते 2015 में, 2015 से 17 के बीच, जब आप रिजाइन दे चुके थे उसके बाद, जब मंत्री बन गया। अच्छा। कॉन्स्पिरेसी कब हुई? कहते 2010 में। 2010 में ना आम आदमी पार्टी बनी थी, ना सत्येंद्र जैन इलेक्शन लड़ सकता था, मंत्री बनने का चांस कहाँ से था? तो मैं एक अंतर्यामी था, मुझे भगवान ने वो दी थी दिव्य शक्ति। हाँ 2010 में मुझे पता लग गया था कि अरविंद केजरीवाल जी होंगे, आम आदमी पार्टी बनाएंगे, मैं इसमें जुड़ जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा। इसके लिए मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी। मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मैं किसी की हत्या करने वाला हूँ, और वो पैदा नहीं हुआ, उसके माँ बाप की शादी भी नहीं हुई, और उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली मैंने।
कि प्लानिंग पहले हो गई कि शादी भी नहीं हुई, माँ बाप मिले भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उससे 5 साल पहले उसने हत्या की तैयारी कर ली और मेरे ऊपर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बना दी है। तो इस तरह से केस चल रहा है। हमने कहा उनको, कहते देखो जी हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम था अरेस्ट करना, हमने कर लिया। सेकंड काम था हम बेल नहीं होने देंगे, हमारा कानून ऐसा, हमने बेल नहीं होने दी कि 2 साल 3 साल निकाल दिए। तो ठीक है, उनको जो करना था करें। अब अंग्रेज भी तरह तरह के कानून बना के, तरह तरह की चीज़ें बना के, वो भी तो कानून के हिसाब से कहते थे, हमने कानून के हिसाब से किया, वो भी तो कानून को सामने आगे कर देते थे ना। अगर भगत सिंह को फांसी दी उन्होंने तो कानून से दी, इलीगल नहीं दी उन्होंने, तो कानून लगा देते। तो लेकिन जो सरकार में आपका काम करने का रिजॉल्व था, जिस तरह से, क्योंकि कोविड का बार बार जिक्र आता है, क्योंकि एक महामारी का दृश्य था चारों तरफ, जो रिजॉल्व था आपका, चाहे आपने यमुना की बात की, अभी भी बाहर आने के बाद भी आपने यमुना की बात की, आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि इस तरीके के काम किए हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए, अरविंद केजरीवाल सरकार का ब्रांड बन गए, उसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है, या आपको ये मैसेज दिया गया हो कि आप अच्छा चलो बाहर कर देंगे, ये काम मत करना, या चुनाव मत लड़ना, या पार्टी छोड़ दो, कुछ प्रलोभन आए? चलो मैं आपको असली बात बताता हूँ क्या है। सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया सबसे पहले, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर अरविंद केजरीवाल। एक पार्टी के अंदर, जो पार्टी बने 10 साल भी नहीं हुए, टॉप लीडरशिप पे सबको अरेस्ट कर लिया। कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। काफी सोचा, जेल के अंदर सोचा मैंने, ऐसा क्या था यार, पूरी पार्टी को अरेस्ट कर लिया, और भी हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया, बहुत सारे एमएलए पे केस बना दिए। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसके ऐसे पीछे पड़े? इसका जवाब मुझे पता कब मिला। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी सर्जरी होने वाली थी। तो सर्जरी से पहले ना 5 डॉक्टर्स मेरे साथ खड़े थे। वो कहने सर मैं हमको जानते हैं, सत्येंद्र जैन को अच्छी तरह जानते हैं, आपने तो कोरोना के अंदर क्या काम किया है सबको पता था। कहते जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, कभी भी मर सकते थे। मतलब आईसीयू के अंदर जिसमें कहते थे कि भाई इतना वायरल लोड होता है, हर रोज जाता था मैं, रात के 2 बजे भी जाता था। कहते आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, और सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, आपको क्यों कर लिया, हमें समझ से बाहर है। मैंने उनसे कहा, मैंने डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपको कभी मन में तो आता होगा यार सत्येंद्र जैन मंत्री बन गया, एमएलए बन गया, तो हम भी कभी। डॉक्टर साहब बोले कि हाँ जी बिल्कुल, ऐसा सोचा था कि यार ये बन सकते तो हम भी तो ऐसे ही हैं। एक डॉक्टर साहब बोले मैंने बिल्कुल सोचा था 65 साल का हो जाऊंगा, मैं अपने ये बंद करके मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी मंत्री बनूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करो, 5 को टिकट देते, इलेक्शन लड़ोगे? कहते अब नहीं लड़ेंगे। मैंने क्यों? कि जो आपका हाल वो हमारा भी ये हुआ। तो इसका रीज़न ये है, आम आदमी पार्टी जो बनी, उसके बनने से पॉलिटिशियंस को कोई खास दिक्कत नहीं थी, बहुत सारी पार्टियां बनी। अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बना के एक बड़ी पार्टी के नेता बने, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात से थी कि उनके जैसे नहीं बने। अगर उनके जैसे बन जाते तब तो ठीक था। वो कहते इनका तो कोई आगे पीछे है नहीं, इन्होंने तो अपने जमात को आगे बढ़ाना नहीं, ये तो सब कुछ खेल खराब करके चले जाएंगे, फिर नेताओं को नमस्ते कौन करेगा? कहते सबको डरा दो कि कोई भी इनके जैसा बनेगा तुम्हारा इनके जैसा हाल करेंगे। आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ छोटे छोटे से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटे, हमने बिजली का एक मॉडल निकाला, मैं उसको कहता हूँ केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली सरकार अपने बजट को 100 रुपये अगर मानते हैं तो 4 रुपये बिजली पे खर्च करती है, मतलब 4% बिजली पर खर्च करती है। सब्सिडी वगैरह सब मिला के, उसी में सब्सिडी में तो सब कुछ टोटल 4 रुपये खर्च करती है। और वो 4 कैसे खर्चते रहे? हम लोगों की बिजली फ्री कर देते हैं या हाफ रेट कर देते हैं। तो डायरेक्टली फायदा किसको हुआ? कंज्यूमर, जनता को। किसी के 600 रुपये का बिल आया, फ्री हो गया। किसी का 1200 रुपये का बिल आधा रेट हो गया, 400 यूनिट तक हाफ है, 200 यूनिट तक फ्री है। तो लोगों को डायरेक्ट गया पैसा, कंपनी को, ठेकेदार को कुछ नहीं देते, जनता को हमने दिया, जनता उनको पे कर देगी। क्लियर? उससे रिश्वत मिलेगी कि नेता को? कारण नहीं है, क्योंकि सीधा ट्रांसफर तो उसको हुआ, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास गया। भाई जिसका 600 रुपये का, 800 रुपये का बिल जीरो हो गया, हो सकता है कंपनी आपको रीच आउट करे, बोले मत करो हमारे को। हाँ बता, आप खुद ही कह देंगे, आपने आंसर दे दी।
तो उसमें से ऐसा नहीं कि 800 रुपये फ्री हो गए तो 200 रुपये अरविंद केजरीवाल को भेज दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या है, बाकी राज्य क्या करते हैं? हम 4% खर्च करते हैं, सबसे कम करते हैं देश में। बाकी राज्य 10%, 12%, 15%, यानी 100 रुपये अगर खर्च किए उन्होंने, उसमें से 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये में से खर्च करते हैं बिजली के ऊपर। कैसे खर्च करते हैं? वो जनता को नहीं देते, वो कंपनियों को देते हैं, ठेकेदार को देते हैं कि घाटा हो गया, बिजली में घाटा हो गया। अब घाटा कौन देगा? सरकार देगी। सरकार ने ठेकेदार को दिए, कंपनी को दिए, तो 5,000 करोड़ दे दिए, फ्री में देगी क्या? एक कंपनी को 5,000 दे दिए, एक को 10,000 करोड़ दे दिए, एक को 5,000 करोड़ दे दिए, एक को 2,000 करोड़ दे दिए, फ्री में देंगे क्या? अरविंद केजरीवाल ने 600 रुपये दिए, वो तो वापस तो कुछ नहीं आ रहा, परंतु उस नेता ने जो दिए 2,000 करोड़ या 10,000 करोड़, उसमें कुछ तो वापस आएगा नहीं आएगा? इतनी तो पॉलिटिक्स सब जानते हैं। इसी शर्त पे दिया हो क्या मालूम यार, ये तो अपना अंदाजा लगा लो, इतनी तो जनता समझदार है। वो कहते हैं यार ये सारी पॉलिटिक्स खराब कर देगा केजरीवाल, जनता को पता लग जाएगा। सारे नेता क्या कहते हैं? पैसा नहीं है जी। क्या है? पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी, फ्री में कुछ नहीं देंगे जी। अभी यूपी में फिर से बिजली के रेट बढ़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि यार हद होगी, पैसे की कोई कमी नहीं, नीयत की कमी है, कि जनता को पता लग जाएगा नीयत ही खराब है और कुछ खराब नहीं है। तो अगर हम फ्री दे सकते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि यार ये ना सारा सिस्टम जनता को बता देंगे, जनता को पता लग जाएगा कि भाई साहब जो कंपनी को पैसे दिए वो हमारे ही पैसे दे रहे हो तुम। जो 10,000 करोड़ कंपनी को दिए तो हो सकता है 1,000 करोड़ वापस मिले तुम्हारे को। लेकिन अभी तो बीजेपी ने अपने अनाउंस किया है कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 2,100 रुपये देंगे। अनाउंस करने में क्या जाता है? ना आना, एक कहावत है ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कहने को कुछ भी कहो, क्योंकि जहां बाकी राज्यों में सरकार है वहां तो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, दिल्ली में कैसे फ्री करेंगे? ऐसा बीजेपी की ना शायद 22 राज्यों में सरकार है लगभग, तो 22 में से कितनी जगह फ्री करी है अभी तक बिजली? 300 यूनिट, एक में भी नहीं। एक में भी नहीं। फिर दिल्ली में क्या खास बात है जो करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि करने नहीं है, कहने में क्या जाता है? कहते हैं ना ख्याल अच्छा है गालिब, ख्याल में क्या जाता है? तो ख्याल करते रहते। तो उस समय आपने कुछ पुस्तकें ऐसी पढ़ी हो जो आपको कुछ मैसेज दे गई हो? जैसे आपने ये नंबर बताया जो कि पहले कभी इस तरह का नंबर नहीं आया सामने आपके पुराने स्पीचेस में या पुराने कभी भी जब बात हुई तो कभी ये नंबर सामने नहीं आया। तो ऐसा लग रहा है कि जब उस समय आपने कुछ नंबरों के ऊपर काम किया होगा। साथ साथ अभी आपने एक नंबर दिया था जीडीपी को लेके, कि वो भी थोड़ा सा बताइए कि वो नंबर कैसे वर्कआउट किया। आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की एक साल की इनकम $2750, यानी लगभग 2,30,000 रुपये प्रति वर्ष है। पूरे देश की एवरेज? पूरे देश की एवरेज। वो एक आदमी की, एक परिवार के नहीं है। अगर परिवार में पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे, 2 बच्चे मान लेते हैं, तो 6 लोगों का परिवार हो गया, तो वो 13 लाख रुपए साल के हो गए। 2,30,000 इंटू 6 मतलब 13,80,000 हो गए। तो ये करीब 100 करोड़ लोग बीपीएल से कम हुए? नहीं, ये सबका एवरेज बनता है। एवरेज बनता है। अगर इतना रहे तो खुशहाली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी एक परिवार में एक महीने के अंदर लगभग 1,15,000 20,000 रुपये की इनकम होनी चाहिए एवरेज। परंतु इस देश के 100 करोड़ लोग 30,000 रुपया एनुअल से भी कम कमाते हैं या खर्च कर पाते हैं। मतलब लगभग 2,500 रुपये। 2,500 रुपये महीना की कमाई है प्रति व्यक्ति। अगर 100 करोड़ लोगों की ये हालात हैं, 80-85 करोड़ लोगों को गेहूं फ्री में देना पड़ता है, गेहूं भी नहीं खरीद पाते हैं। तो वैसे देश तरक्की क्या कर रहा है? 4-5 लोगों की तरक्की करने से देश तो तरक्की नहीं कर रहा। अगर 4-5 लोग सारा पैसा 4-5 लोगों पे चला गया तो बाकी लोग तो तरक्की नहीं कर रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की वीडियो देख रहा था, बड़ी डिटेल में उन्होंने काम किया उस पर। उन्होंने बताया कि 2014 से 24 के बीच में एवरेज महंगाई 3 गुना हुई है। चीज़ें बताई गई, जैसे सब्जी थी, अगर 28 रुपये की सब्जी थी वो 100 रुपये हो गई। उन्होंने कई चीज़ों को दिखाए, हर चीज़ को उन्होंने बताया कि भाई 3 गुना, उनकी एवरेज 3 गुना निकल के आता है। कुछ चीज़ें 4 गुना हो गई, कोई 2.5 गुना हो गई, कोई 2 गुना हो गई, तो 3 गुना निकल के आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर आपकी इनकम 3 गुना हुई तो आपको कुछ भी नहीं बढ़ा, तो यानी जिसकी इनकम 4 गुना हुई है तो वो मानना उसको तरक्की हुई है, और तरक्की हुई नहीं किसी की। और इस समय में ऐसा सुनने में आया था कि कुछ कर्ज भी बढ़ा है देश के ऊपर। कर्ज की तो हालत ये है कि 2014 में हमारे देश के ऊपर कर्ज था 55 लाख करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2,05,000 करोड़। 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना से भी ज़्यादा। सर 70 साल में तो हमने लिए 55,000 करोड़, 55 लाख करोड़, उसको 70 साल लगे। 10 साल में उससे भी 3 गुना ले लिया। तो कहीं और दिया किसको? चलो इतना सारा लोन ले लिया, आपको कितना दिया उसमें? आपका क्या स्टैंडर्ड बढ़ गया ये बताओ? अपने 2-4 दोस्तों के बढ़ गए, बीजेपी वालों के बढ़ गए, 2 या 4, 5 या 10 लोगों के। जनता को क्या मिला? कहाँ गया वो बड़े इसलिए क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से वापस उनके पास आ गए। जैसे मर्जी हुआ। अब उसकी डिटेल में किसी दिन और बताऊंगा मैं आपको, कहानी कुछ और ही है। अगर आपने इतना सारा लोन ले लिया और उस लोन से जनता के पास कुछ भी बढ़ा ही नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, रोजगार नहीं लगा। चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, 10 साल के अंदर इस देश में करोड़ों व्यापार और उद्योग बंद हो गए, बंद हो गए। दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। बंद नहीं हुई तो कहीं ऐसी हुई जिसमें 20 आदमी काम से 10 कर रहे हैं, जहाँ पे 50 करते थे 5 कर रहे हैं, तो बंद ही मानोगे उसको। रोजगार खत्म होता जा रहा है। एक नई चीज़ निकली है, देखो मैं आपको ताज्जुब होगा, चलो आज आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं हमने इतने सारे लोग नौकरी, ये क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी जो नौकरी कर रहे हैं उनको पोर्टल पर रजिस्टर क्या करते हैं, नौकरी लगी। अरे भाई आप खुद देखो ना कि आपके परिवार में कोई बेरोजगार है 10 साल से, आपके पड़ोस में बेरोजगार है 10 साल से, तो उससे पता लग जाएगा आपको। जिसकी लगी थी उसको कहते हैं हाँ हमने रजिस्टर्ड कर लिया, इसकी नौकरी हो गई। रजिस्ट्रेशन का मतलब नौकरी हो गई, मतलब वो डेटा में आ गया तो वो, हाँ वो नौकरी हो गई। तो नहीं, मेक इन इंडिया का क्या है फिर? मेक इन इंडिया इसका मतलब कुछ भी नहीं है। देखो, यदि देश में उद्योग बंद हो रहे हैं तो हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल जी से यही तो तकलीफ है। वो इनकी पोल पट्टी खोल देते हैं, वो इकोनॉमिक समझते हैं, वो इकोनॉमिक समझते हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी पार्टी में हैं। अब मुझसे पूछ लो, मैं पोल पट्टी खोल दूंगा, बाकी तो बता नहीं पाते। वो तो तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। किसकी हो रही है कि यार देखो इन हमारे 4 दोस्तों की हो रही है। अरे उन 4 दोस्तों की तरक्की होने से मेरे घर में क्या हो गया ये तो बताओ। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक हमारे रानीबाग में छोटे से ज्वेलर है, उनसे मेरी बात हो रही है। कहते हैं जैन साहब जिन भी घरों के अंदर थोड़ा बहुत सोना होता था, 1 तोला 2 तोला 5 तोला, सबका बिक गया। यानी क्या मतलब? कहते 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ी तरक्की का काम हुआ है कि घरों में सोना नाम की चीज ही नहीं बची। या तो उन्होंने गोल्ड लोन वालों को दे दिया, फिर वापस छुड़ा नहीं पाए, या दुकान सुनार के पास जाके बेचा है। मैंने क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहते घर का खर्चा नहीं चल रहा, किचन का खर्चा नहीं चल रहा, गरीबी इतनी आ गई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई देखो इस देश के अंदर 100 करोड़ लोग 2,500 रुपए महीना पे रह रहे हैं, या उससे कम पे, 2,500 भी नहीं है, उससे भी कम पे रह रहे हैं। और जो मिडिल क्लास है भाई साहब, उसकी हालत उससे भी बुरी है। इनकम बढ़ी नहीं, खर्चे तो फिक्स हो गए। इनकम बढ़ी नहीं है, 3 गुने खर्चे हो गए, कमाई कुछ है नहीं, तो करेगा क्या बेचारा? क्या ये बंद हो गया? क्या हुआ तुमको? क्या हो गया? ये वाला मेरा वाला बंद हुआ है ना, वॉइस तो आ रही है, ठीक है। जैन साहब का मनीष जी ने बहुत बार जिक्र किया कि उन्होंने तमाम किताबें पढ़ी। आपका मैं जानता हूँ आपको आर्किटेक्चर में तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन आपको नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट है। आपने उस समय क्या क्या पढ़ा? आपका क्या दिनचर्या? मैंने ना काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी। मैंने पंचतंत्र पढ़ी पूरी, महात्मा गांधी की बहुत किताबें पढ़ी, और भगत सिंह की जेल डायरीज पढ़ी, फ्रीडम एट मिडनाइट, इंडिया आफ्टर गांधी, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, बहुत सुंदर किताब है। कई सारी किताबें पढ़ी हैं और लिखा भी। मैंने अपनी मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर लगभग पूरी एक बुक लिख ली। क्या बात है? ऑलमोस्ट लिख चुका हूँ। और सिर्फ मोहल्ला नहीं किया, जितना हेल्थ रेवोल्यूशन, काफ़ी कुछ लिखा था उसके ऊपर। वो मैंने फर्स्ट पार्ट में, जब मैं फर्स्ट पार्ट पे था, बट उसके बाद जब मैं इंटरव्यू पे आया तो उसमें काम नहीं कर पाया, कोई सर्जरी थी, काफ़ी जगह। फिर सेकेंड टाइम पे उसके ऊपर मैं काम नहीं कर पाया, लेके ही नहीं गया था। वो जितना लिख चुका था ना वो लेके नहीं गया था मैं। तो काफ़ी कुछ लिख चुका हूँ उसके ऊपर। सोचने का बड़ा मौका मिला, लेकिन जनता जानना चाहेगी कि कब तक पब्लिश हो जाएगी। अब मैं टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा, मतलब जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तुरंत बाद में इस पर फिर लगूंगा और उसको करूंगा पूरा। अपने काफ़ी संस्मरण लिखी है, उसमें मैं जेल वाली बातें नहीं लिखी अभी तक, थोड़ा बहुत 10-20 पेज शायद उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लिखूंगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर। तो इस समय आपको, जब इतना समय आप रहे, बहुत लंबा समय था,
तो कभी कोई मैसेज, कोई व्यक्ति आपसे आके मिला हो, प्यार से साम दाम दंड भेद, कुछ रीच आउट किया हो किसी ने आपको, किसी भी पार्टी की तरफ से? सलाह यही होती थी कि भाई बाकी लोग देखो कितने अच्छे हैं, असम में मुख्यमंत्री बन गए, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बन गए, कहते क्या रखा है, क्यों लड़ रहे हो, कंप्रोमाइज़ करो, आप भी खुश रहो। जिसे कहते हैं शुरू से ही डिफेक्टिव डिजाइन है, जिद्दी जिद्दी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। अरविंद केजरीवाल की तरह से पॉलिटिक्स करने वाले हैं। अब मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जो शुरू में बैठते थे ना, अरविंद जी कहते थे कि देखो यार सारे मेरे साथ तो लग गए हो, तुम्हें सबको जेल जाना पड़ेगा। तो शुरू में लगता था कि मोटिवेट करने के लिए कहते हैं हमारे को। जब सरकार बन गई, काम करने लगे, जब इस तरह की बातें चालू हुई कि मोटिवेट करने के लिए सचमुच जाना पड़ेगा, तो डर नहीं था कोई भी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अब नहीं, पहले मेरे शुरू में अरेस्ट करने की बात चली कि भाई संजन को अरेस्ट करेंगे, अभी करने वाले हैं। तो मैं जेल में मेरे पास थी, जेल मंत्री भी था, तो मैंने डीजी जेल को बुलाया। उस टाइम पर भी मेरा नियम चलता था। मैंने उनसे पूछा भाई जेल के अंदर हमें नहीं पता होता क्या है, मैंने जेल में बताइए कि किताब मिलती है? कहते हाँ किताब कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिखने के लिए कॉपी मिलती है? कहते हाँ जी। मैंने पेन मिलता है? मैंने कहा हाँ जी। कहते हाँ जी मिलता है। और मैंने कहा फ्रूट मिल जाएगा? कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जाना पड़ा तो कहते मुझे तो पता नहीं कितने दिन के लिए जाना पड़ेगा। यार मैं देखो 10, 15, 20 दिन, 25 दिन तो मैं बिना खाने के भी रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 10 दिन का अनशन मैं पहले कर चुका था, मैं 20-25 दिन रह लूँगा, कोई बात नहीं। और उससे लंबा रहना पड़ा तो यार फूड तो चाहिए कुछ खाने को। कहते नहीं फूड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई बस हैप्पी कि भाई मेरी तैयारी हो गई है। तो वो बेचारे डीजी साहब थे, हमारे यादव साहब थे, कहते सर क्या हुआ? कहते यार कोई आदमी ये पूछता है कि कोई सुविधा मिल रही है, पेन मिल जाए, एक कॉपी मिल जाए, एक किताब मिल जाए और फ्रूट का इंतजाम हो जाए या वेजिटेबल मिल जाए अपना। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि वॉशरूम कैसा होगा, बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। मुझे ये लगता था कि भाई देखो अगर, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, जेल में जाएंगे तो कई बार ये भी लगता है कि जो तुम सोचते हो वही हो रहा होता है। पहले होता है कि मेरे से पूछते जेल जाने का सोचा था, मैंने कहा सोचा तो था। कहते कैसे? हमें पता ही क्या होता था जब जीवनियाँ पढ़ते थे ना, अब भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार ये लगता था मन में ना कि यार उन्होंने इतना त्याग किया, हम भी कैसे करेंगे, हम भी जेल में जाके ऐसा कुछ करेंगे। तो ये थोड़ा पता था कि जाना ही पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी इच्छा थी कि शायद हम भी जाके इतना बड़ा त्याग करेंगे, कुछ करेंगे। त्याग तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ ठीक है, अगर तुम किसी चीज़ के लिए, मकसद के लिए आगे बढ़ते हो तो उसकी सज़ा के लिए तैयार रहो कि देश के लिए अगर कोई भी भला करना चाहोगे, उस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना चाहोगे, जो सिस्टम बन चुका है, तो आपको प्रताड़ित तो किया जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूँगा यंग जनरेशन को, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बट जिसको भी अपना कैरियर बनाना हो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट कैरियर। अगर वहाँ पे आने के बाद आपको ये सोचना है कि मैं काउंसलर बन गया तो एमएलए कैसे बनूंगा, एमएलए बन गया तो मंत्री कैसे बनूंगा, फिर मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा, एमपी कैसे बनूंगा, ये मंत्री कैसे बनूंगा, ये कहानियों में अगर पड़ गए, अगर आपको कैरियर बनाना है तो भाई साहब अपना बिजनेस करो, नौकरी करो, वहाँ कैरियर बनाओ। अगर छोड़ के आ सकते हो, पब्लिक सर्विस में आ सकते हो, दूसरों के लिए त्याग करके आ सकते हो, तो जरूर आना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव करके तब आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ तो कुछ कर नहीं पाए, वहाँ तो फेल हो गए, फिर यहाँ आ गए, वहाँ तो फेलियर थे कि अब यहाँ पे हम कुछ कर लेंगे। ये कुछ पाने के लिए नहीं है, गंवाने के लिए, कुछ करने के लिए है। और मैं फिर भी कहूँगा, कई सारे लोग कहते हैं कि जीवन में अच्छा काम करो, नहीं, अच्छा काम करना बहुत अच्छी बात नहीं है, उससे भी जरूरी, उससे बड़ा काम किया। जैसे दिया है ना, अगर दिया जल रहा है, परंतु बुझने से पहले कितने दिए जलाए, ये सबसे बड़ा काम है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं अगर अच्छा काम करूँ, इतना अच्छा काम करूँ, मुझे देख के 10 लोग मोटिवेट हों और वो भी अच्छा काम करें, मुझसे अच्छा काम करें। तो मैं अपने यंग जनरेशन को कहूँगा कि बी अलर्ट, अभी से अपना ध्यान लगाना चालू करो। जब अपने आप को किसी लेवल पर अचीव कर लो और पॉलिटिक्स से अभी कोई कुछ नहीं चाहिए, जब आप कुछ दे सको तो जरूर आना, और जरूर ना चाहिए उनको। अब कुछ महीनों बाद दिल्ली के चुनाव हैं, आपने भी शकूर बस्ती विधानसभा से चुनाव लड़ा है, पिछली बार पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीता है। एक तो दिल्ली में चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? क्योंकि असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं बीच में बनी है। वो इसलिए बनी है क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन साथ ही बीजेपी कहती है कि आपने बहुत सारे वादे किए। यमुना पे आपने वादा किया कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा। यमुना के एक्शन प्लान पे आप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे थे। तो अब इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखता है।
कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा, दूसरी बार हम फिर जनता से वोट भी मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलेगा जो आज हमारी नेगेशन है? मैं आपको नहीं बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने काम करने में अड़ंगे अड़ाए, तंग किया। एक बस है, हम बस मान लीजिए हम दिल्ली के लोग हैं, एक बस में बैठे हैं और बस को अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। बीजेपी वाले भी है उसके अंदर, बस के अंदर कांग्रेस वाले भी हैं, आम आदमी पार्टी वाले, सब जनता ही तो है, सब है। अब बीजेपी वाले खड़े होकर कहते हैं हम बस के ब्रेक फेल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बस के ब्रेक फेल क्यों कर रहे हो भाई? आप ये कहो कि ये अरविंद केजरीवाल से अच्छे ड्राइवर हम हैं, हम उससे अच्छी गाड़ी चलाएंगे, तो जनता आपको बिठा देगी वहां पे। और ड्राइवर का नाम भी बताओ, ड्राइवर का नाम बताओ। परंतु तुम ब्रेक फेल क्यों कर रहे हो? सब मरेंगे भाई। ये ब्रेक फेल करने में लगे हुए हैं। ये कहते हैं हम तो चाहिए से गाड़ी चलाने तो आती नहीं उनको। जिसने साइकिल नहीं चलाई, मोटरसाइकिल नहीं चलाई, वो बस कैसे चलाएगा? वो तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है उनकी। अरे भाई बस चलाने नहीं आती उनको, आती होती तो वैसी जनता बिठा देती उनको आगे। वो कहते हैं ब्रेक फेल करेंगे इसके। अरे भाई दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम यमुना नदी को साफ कर देंगे। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम कम काम करो। दिन और रात हम सारे लग गए, अरविंद जी, मैं, सब लोग लग गए कि इस यमुना को साफ करेंगे। और रिजॉल्व था कि इलेक्शन से पहले साफ कर देंगे। बीच में कोरोना आ गया, 2 साल उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। तब भी हम 24 घंटे लगे, उनको लगने लगा ये तो साफ हो जाएगी। वो ब्रेक फेल करने वाली बात कहते होने नहीं देंगे। कहते कैसे रोकेंगे? तो कर देंगे, तो हो ही जाएगी, इसमें तो मतलब ही नहीं है। पहले मुझे अरेस्ट कर लिया, फिर अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया। तो अरेस्ट करने का मकसद था कामों को डीरेल करना। अरे उचित नहीं है, ठीक नहीं है। देखो तुम ना देश के प्रति ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप आपस की दुश्मनी में तुम जनता के खिलाफ काम क्यों कर रहे हो भाई? देश के खिलाफ क्यों कर रहे हो काम? ये तो देशद्रोह हो गया एक तरह से, कि तुम कहते हैं देश के काम नहीं होने दे रहे। देखो जनता का ना बिल्कुल क्लियर कट है, ब्रेक फेल करने वाले को कभी पसंद नहीं करती वो। जिसने ब्रेक फेल किया ना गाड़ी के, कहते उसको पसंद नहीं करेंगे। और मैं आपको क्लियरली, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि इस बार इलेक्शन में क्या होगा। जो पिछली बार ही हुआ था, जो उससे पिछली बार हुआ, तो इस बार भी वही होगा। आप एक काम करो, जनता में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाना, पूछ लेना, बस एक क्वेश्चन पूछना, सरकार किसकी बनेगी? अगर 80% लोग आपको कह दें, 100 में से 80 लोग कह दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, तो बनेगी ना? बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं लोग। मुझे तो 3 दिन हुए जेल से आए हुए, मैं कितने लोगों से पूछ चुका। मैंने बस इस चीज का जवाब दो, सरकार नहीं, वो तो सब कह रहे हैं सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। मैं सीटें छोड़ दो, सरकार किसकी बनेगी ये बता दो। क्या करने नहीं सीटें सर? वो कोई कहता है 60 बने आएंगी, कोई कहता है 62 आएंगी, कोई कहता है 58 आएगी। मुझे अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने 50 से कम कही हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। अरे भाई सरकार भी बनेगी, सबका 100% लोगों को कहना 50 से ऊपर आएंगे, तो 70 आ गए। 50 से ऊपर तो 70 भी होती है ना। तो इस बारी भी पिछली बार से कम सीट तो नहीं आएगी। और जनता समझदार है, और ये जो है ना, इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती जनता। गलत चीज़ को गलत मानती है, और जनता बहुत समझदार है। इनको अगर काम करना है ना, हमसे अच्छा काम करो यार। दौड़ लगा रहे हैं, हमें लड़ेंगे क्यों मार रहे हो? तुम दौड़ो ना तेज, हमसे देते हो। अरे जो भी हमें करना आता है आप सीख लो, पूरे देश में कर लो भाई। दिल्ली के अंदर हमने फरिश्ते स्कीम लेके आए कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी हो, कोई भी हो, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वहां पे जो भी बिल बनेगा 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 50 लाख का, दिल्ली सरकार पे करेगी। 27,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। हमने सोचा था कि भाई बाकी सरकार भी सारे देश में कॉपी कर लेंगे, इसमें कोई कॉपीराइट थोड़ा है हमारा। उसको कॉपी तो नहीं किया, सत्येंद्र को अरेस्ट कर लिया। और इसमें दिक्कत क्या है, तो बहुत इंसानियत भरा काम है। दिक्कत ये है ना कि यार समझे नहीं, उनको उनका कैरियर है, हमारा कैरियर नहीं है। हम सर्विस करने के लिए आए, करके चले जाएंगे। उनका कैरियर है, वो हमेशा एटर्निटी तक रहना है, उनको तो कभी मरना नहीं, इमॉर्टल है। उनको तो लगता ही नहीं कभी सत्ता भी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, एक और भी शब्द आया था अभी चुनाव में, आपने देखा हो तो, इमॉर्टल तो हो गया जो जन्म हुआ और उसको मृत्यु नहीं हुई होगी। एक है कि जो इसका जन्म ही नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा कि देखो मैं ना जेल में था, बहुत सारी चीजें सुन नहीं पाता था, पता भी नहीं होती थी। पर ये बहुत, इसकी बहुत मीम्स बनी है, बहुत कुछ मटेरियल बना है इस पर। तो अब एक यदि हम इसको समराइज करें कि आपकी 2-2.5 साल का जो टफ समय था, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे 5 साल ही बड़े टफ थे। पहले 1.5-2 साल जो कोरोना में झेला गया, जिस तरह से
काम किया गया, आपने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खोया, आपके ससुर साहब की भी। मेरे ससुर साहब ने जिस दिन मैं आईसीयू में एडमिट था, मैं तो उनके संस्कार में भी नहीं जा पाया था। जी जी आई वॉज ऑल्सो एडमिटेड इन आईसीयू। तो मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ, तो कहते नहीं, यू कैन नॉट गो, कि बाकी लोग वहाँ पर हैं। आप खुद पहली वेव में आईसीयू में हाँ, मैं आईसीयू में एडमिट। भर्ती रहे, उसके बाद आपने दूसरी वेव में फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी आप दूसरों के लिए अस्पताल घूमे। मेरे को भी आप साथ लगे, मुझे भी कोरोना हुआ था, पर मैं भी आपके साथ गया, मैं भी पीछे नहीं हटा था, मुझे याद है। और सबने इतनी खूबसूरती से काम किया, मुझे लगता है कि वो अपने आप, यदि मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप जो किताब लिख रहे हैं उसमें उस समय का वर्णन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मतलब वो ऐसा था जैसे किसी जंग में हम लोग शामिल हैं और मिलके काम कर रहे हैं। जंग से पीछे नहीं थे। देखो, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, सब लोगों ने बिल्कुल फ्रंट पे जाके काम किया। तो उनको मोटिवेट करना हमारा मकसद था कि भाई सबको काम करना है, मिलके काम करना है। तो आज हम लोग भी समरी की तरह देखें, 4.5 साल की पूरी सरकार के कार्यकाल के बाद आप में एज अ पर्सन क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है पूरी तौर पे? शरीर आधा हो गया, मन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, डबल हो गए। देखो, जो भी रिजॉल्व है वो कम नहीं हुआ, बढ़ा है। और जो भी हमने काम कहा था करके दिखाएंगे। दूसरा, मैं फिर से कहना चाहूँगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोच समझ के ठीक किया जा सकता है, अगर नीयत साफ है तो। हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा सकता है, इस मुद्दे को अपनी आइडियोलॉजी बनाया जा सकता है? क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, आप राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, क्या हो आप? सड़क है, सड़क पे बनी नहीं है ना, उसको बनाना मेरी आइडियोलॉजी है। अगर बच्चा पढ़ा नहीं है ना, उसको पढ़ाना मेरी आइडियोलॉजी है। आदमी बीमार है, उसको इलाज कराना मेरी आइडियोलॉजी। मैं ना लेफ्ट हूँ, ना सेंटर हूँ, ना राइट हूँ। ये लेफ्ट राइट सेंटर सब फेल हो गए हैं। आपको बताता हूँ, हमारी हिस्ट्री के अंदर ना 3 चीज़ें रही। अगर हमने बिजली 200 यूनिट फ्री कही, हमने किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं की, एक जाति के लिए नहीं की, एक वर्ग के लिए नहीं की, सबके लिए की। 400 यूनिट का आधा रेट किया तो एक के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। जहाँ मैं सरस्वती में रहता हूँ, सब कोठियाँ हैं। सर्दियों के अंदर यहाँ भी बहुत लोगों का 0 बिल आता है। 400 यूनिट का आधा बिल तो बहुतों का आता है। पानी 70% लोगों का फ्री है, 20,000 लीटर फ्री है, 70% लोगों का फ्री है। हमने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं कंजम्पशन थोड़ी कम करो, आपका ही फ्री हो जाएगा। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, हमने ये नहीं कहा कि बीपीएल कार्ड दिखाऊंगा तब करेंगे। सबके लिए किया, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, सबको लिए है। तो हमने कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। जो भी सरकार को करना है सबके लिए करना चाहिए। उसका यूज कौन करेगा? अरे भाई, बस में कौन जा रहा है? जो कार में बैठा वो तो नहीं जा रहा। यूज वो करेगा जिसको आवश्यकता है, करो। आपके लिए भी अलाउड है। ये मॉडल के ऊपर इनको आपत्ति है सब। ये कहते हैं हम एक कैटेगरी बनाएंगे, उसको करेंगे। अरे ये कैटेगरी क्यों बना रहे हो तुम? किसको इतना क्यों नीचे ला रहे हो तुम? और बेसिकली मैं बता देता हूं, चलो, दुनिया के अंदर 2 तरह के देश हैं, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। आप किसी डेवलप्ड देश का नाम ले लो, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। और अनडेवलप्ड या अंडरडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं। युगांडा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है। जितने भी देश देखोगे सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, आप डेवलप्ड और अनडेवलप्ड में। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जो कहते हैं ना फ्री में नहीं देना चाहिए, सारे फ्री देते हैं। वहां पर वहां के नागरिकों के लिए एजुकेशन फ्री है, वहां के नागरिकों के लिए हेल्थ केयर फ्री है, और बेसिक नेसेसिटीज के लिए, उसको बेसिक इनकम कहते हैं वो लोग, वो उनके लिए करते हैं। जो अनडेवलप्ड है, 5 स्टार होटल वहां भी है। इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं। इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े एयरपोर्ट है। डेवलप कंट्री क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि हम कहते हैं फ्री में कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? जो आदमी के घर में अगर 2,500 रुपये महीना मिल रहे हैं उसको, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेगा? इलाज कैसे करा लेगा? पढ़ाएगा नहीं, ठीक नहीं होगा, इलाज नहीं कराएगा तो तरक्की कैसे करेगा? अरे भाई साहब, वो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। अगर इस देश को तरक्की करनी है तो कुछ चीज़ों को हमें करके देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, इससे हम बच के भाग नहीं सकते। वो चाहते हैं जनता को मूर्ख बनाए, पर ठीक है, आप कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो, कुछ दिनों तक मूर्ख बना सकते हो, हमेशा नहीं बना सकते। और केजरीवाल जो है इस बात को लोगों तक ले जा रहे हैं, धीरे धीरे समझा लेंगे, समझ में आ जाएगा सबको। और समझ में आ रहा है सर, पूरे देश के अंदर मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ, कहीं चले जाना आप,
रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाओ। केजरीवाल के बारे में लोग जानते तो हैं यार, कुछ तो कर रहा है। वो भी कहते हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे भाई, हमारे यहाँ भी करो ना। अब दूसरी बात देखो, कॉपी क्यों कर रहे हो आप? हर चीज़ कॉपी मारने में लगे हैं। पहले कहते हैं केजरीवाल गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, फिर उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब हम गलत है, हमारी कॉपी क्यों मार रहे हो? मेरे पीछे बैठे हो, मेरी नकल मार रहे हो और मुझे गाली दे रहे हो। आपको लगता है कि सभी नेताओं के जेल से वापस आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भले ऊर्जा आ गई, लेकिन जो वोटर है दिल्ली का, वो सिंपैथी से या एम्पैथी से या आपके साथ खड़ा होगा दिलो जान से? और होगा तो वो कैसे होगा? क्या मैसेजिंग रहेगी पार्टी की? देखो, इस देश का जो मतदाता है ना, जो आम मतदाता है, वो बहुत समझदार है। उसकी समझ के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, उससे सब कुछ जानता है। एक गाना था ना पिक्चर का, ये पब्लिक है सब जानती है, तो ये पब्लिक है सब कुछ जानती है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। केजरीवाल की सरकार ने जो किया जनता के लिए किया, जनता को पता है। और ये भी पता है कि भाई साहब अगर इस सरकार को हटा दिया ना, आते ही बंद कर देंगे सब कुछ। दिल्ली के अंदर एजुकेशन को हमने टॉप कर दिया, सबके लिए फ्री कर दिया। हेल्थ केयर को टॉप क्लास किया है, सबके लिए फ्री किया है। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हम फ्री में करा रहे हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ कर रहे हैं ना लोगों के लिए। बीजेपी वाले अगर आ गए ना, उसी दिन सब कुछ बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें जनता के लिए कुछ करना ही नहीं। और एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो हम तो जनता से डरते हैं, बीजेपी वाले से जनता डरती है। तो भाई साहब आप उसको चुनो जो आपसे डरे, उसको कभी मत चुनो जिससे आप डरो। आप देख लो आप किससे डरते हो, कौन आपसे डरता है। तो जनता समझदार है, तो कहेंगे भाई साहब केजरीवाल से कोई नहीं डरता, तो केजरीवाल को वोट देंगे, चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को जैसे आपने कहा ना कि 100 करोड़ लोग हैं जो हाशिए पर हैं इकोनॉमी वाइज भी, शायद उन तक मैसेजिंग नहीं पहुंच रही उन तक, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहुंचा नहीं पा रहा है कि मेन मुद्दे क्या है उनके लिए। जो ऊपर से न्यूज़ आ जाए, जो ऊपर से आदेश आ जाए, वही न्यूज़ है। तो लोग इन्हीं की कंपनियों का डेटा यूज करके उसको फैलाओ इस तरह की, जिस तरह की केजरीवाल इकोनॉमिक्स जो बताई सर ने, उसको यदि आप फैलाओगे नीचे तक, तो लोगों तक ये दिमाग में उनकी बत्ती चलेगी, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली राजनीति की शक्ल सूरत ऐसी हो भी सकती है। और क्योंकि जितनी वो पहुंची है, इसलिए गांव में, देहात में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो आज जम्मू कश्मीर हो, वहां तक पहुंची है, इसलिए बदलाव भी आ रहा है। तो यदि आप लोग डेटा का यूज करके इस मैसेज को आगे तक पहुंचाओगे, तो शायद जो भले आपका राजनीति से सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, आप खुद को ए पॉलिटिकल लिखते हो अपने प्रोफाइल में, वैसे तो मैं इस शब्द से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, कोई व्यक्ति ए पॉलिटिकल हो नहीं सकता, क्योंकि यदि वो देश की डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो फिर भी यदि आपके लिए स्टेटस ए पॉलिटिकल रखना आपकी जिम्मेदारी आपको लगता है, तो भी इस तरह के मैसेज पहुंचाओ, छोटे छोटे चंक्स बन के आपको हमारे यूट्यूब पेज पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। इसको फैलाओ, कम से कम उन्हें ये तो समझ में आए कि एक देश का नागरिक होने के नाते आपका सरकार से क्या क्वेश्चन बनता है पूछने का। और यदि अरविंद केजरीवाल ऐसी पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे हैं जिससे वो कहते हैं कि हम आपसे डरे, ऐसी पॉलिटिक्स आप देश में लेके आओ, तो ऐसे कौन करेगा भाई? जरा सोचना अगली बार वोट डालते समय। जैन साहब, सिर्फ एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि अब फैमिली का रिजॉल्व क्या है? आपने अपना रिजॉल्व बताया, फैमिली के मन में क्या है आने वाले चुनाव, क्योंकि अब चुनाव तो आ ही रहे हैं, लेकिन चुनाव से हटके भी उनके लिए परिस्थिति कैसे रही, वाइफ का कैसा रोल रहा, बच्चों का कैसा रोल रहा? कि जब मैं पहली बारी 1 साल जेल में रह के आया, इंटरव्यू पे बाहर आया, तो उसी टाइम पता लगा था मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मेरे साथ हैं। बच्चों ने कहा वी आर प्राउड ऑफ यू, हम सर ऊपर करके चलते हैं। मिलते थे आपसे जेल में वाइफ आती थी, हर हफ्ते में 2 बारी आती थी मेरी वाइफ। बेटी कुछ बारी आई है, पर मना करता था उसको, छोटी है ना। और बड़ी बेटी का मैंने नाम ही नहीं लिखा उसको, सी वाज एक्सपेक्टिंग, तो उसका मैंने नाम ही नहीं लिखवाया था। तो बट पूरा परिवार। तो कितने हफ्ते में मुलाकात होती थी भाभी से? जैसे वाइफ की तो हफ्ते में 1-2 बारी आती थी। कैसे होती थी मुलाकात, मतलब क्या? शीशा लगा हुआ है उस तरफ, वो इस तरफ, मैं वो दिखता हूँ पिक्चर में दिखाते हैं, बिल्कुल इस तरह से होता है। तो उसमें वो क्या मतलब, क्योंकि बड़ी लंबी लाइनें रहती हैं मिलने वालों की, कुछ बाहर कोई वीआईपी सिस्टम था या आम सिस्टम था? पहले बाहर सड़क पे खड़े होते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था वहाँ पे फिर वो बनता था, पास बनता था, फिर अंदर 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, फिर वहाँ पे जाके लाइन में लगता है। तो वो सब मतलब 2-2.5 घंटे लगते थे मिलने के लिए?
हाँ तो उनको ऐसा नहीं हुआ कि आप एक्स मिनिस्टर की वाइफ हो, केजरीवाल सरकार के इतने बड़े? उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो जब क्या होता है, कई लोग कहते हैं, अभी जैसे मैं था तो आप कहते हैं सर अपने सेल की आप झाड़ू लगाते हो, आप बर्तन खुद साफ करते हो, अपने अंडरवियर बनियान साफ करते हो, तो आपको मतलब बाकी लोगों को वहाँ पे बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ पे सेवादार सिस्टम होता है जेल के अंदर, सब लोग सेवादार रखते हैं। सेवादार सिस्टम क्या होता है कि जो फेलो वो होते हैं ना, इनमेट होते हैं, उन्हीं को कुछ पैसा दे देते हैं या कुछ सामान दे देते हैं, तो वो उनका काम करते हैं। अकेला मैं था पूरी जेल में जिसको कोई आदमी हेल्प नहीं कर सकता था, जबकि मेरे को झुकना मना है, अभी भी मना है झुकने के लिए, ज़मीन पे बैठना मना है, तो मैं सारे खुद करता था। कई सारे लोगों को बड़ा अफसोस होता था, कहते सर देखो, कई लड़के कहते थे सर हम करने को तैयार हैं, मतलब क्या कर लेंगे हमारा। मैंने कहा नहीं यार तुम्हें तंग करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं खुद करता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर उनको बड़ा अफसोस होता था, कहते यार देखो इस तरह का अत्याचार करना, इस तरह के काम करना कि नहीं सर वीडियो नहीं आई ये तो। अच्छा, इसमें आपने क्योंकि शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि ईडी ने कोर्ट को सबमिट करी, फिर ये वीडियो जो भी थी, ये वीडियो तो नहीं आई, लेकिन बाहर कैसे आई ये सब वीडियो? देखो आप भी समझदार हो, ईडी लीक करेगा और कौन करेगा? तो अगर मेरे ईडी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कैसे लीक कर सकती है? किसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? मतलब कानूनन तौर पे तो अगर मेरे बारे में वीडियो थी और इस वीडियो में मुझे बदनाम किया गया तो मैं तो लीक नहीं करूंगा। तो पॉलिटिकल वेंडेटा से काम करती है ईडी, इसमें तो कोई, चलो उसको छोड़ो, कोई भी कह सकता है। अब देखो तोता और मैना किसके लिए काम करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो मालिक है उनके कहने पे करेगी ना। मालिकों ने जैसा कहा, उनकी गलती नहीं है बेचारों की, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में जैसा आदेश मिलेगा वैसा उनको करना पड़ेगा। तो अब परिवार में सब सदस्य हैं? सब ठीक है, सब साथ हैं, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत लंबी, बहुत सालों बाद मेरी भी चर्चा, क्योंकि मैं भी आपसे इतने समय बाद मिल रहा था, हम आपको सब मिस कर रहे हैं, मिस करते थे पार्टी में भी, तो मुझे पर्सनली बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। ये आपने इतना दिल खोल के हर तरीके से बात किया, क्योंकि हमारा रिश्ता भी 7-8 साल पुराना है, तो शायद मेरे इस रिश्ते की वजह से मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा पाया, और मुझे इसकी बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि आप डट के इनका मुकाबला करिए, परिवार के साथ साथ हमारे जैसे बच्चे भी आपके साथ हैं जो पूरी ताकत से आपके साथ लड़ेंगे, और अरविंद जी के सपने को, अरविंद जी के जो देश के लिए सपना है, और जिस सपने को देखते हुए उन्होंने कई सालों पहले अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़ी थी, मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलकर उसे साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके घर में जब मैं आया तो मैंने कहा कि ये सब फटा है, तो मुझे बताया जैन साहब ने कि ये फर्नीचर फटा है, इसलिए फटा नहीं है, ये फाड़ा गया है। तो ईडी ने सारे फर्नीचर वगैरह वो बता दें। अच्छा। क्या हुआ था, इन्होंने जब मैं मंत्री बना ना तो काफ़ी सारी मेरे पीछे आई भी लगाई, ये लगाया, कुछ नहीं मिला कहीं भी। तो इस घर में हम रहते नहीं थे, सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए थे, तो मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते थे, हम भी वहीं रहते थे। मेरी मदर तो बहुत पहले, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम में था मैं मंत्री बना तभी एक्सपायर हो गई थी। मेरे फादर मेरे साथ रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं था। तो एक दिन पता लगा कि यहाँ पे घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई? तो हमारे पड़ोसी हैं बत्रा जी, उन्होंने कहा, घर पे फ़ोन किया कि जैसा घर पे चोरी हो गई है। हम सब आए यहाँ पे, देखा तो सारे सोफे कटे हुए थे, सारे फाड़े हुए थे। ये देखो, सब हमने ऊपर से चिपका रखा अलग से। अच्छा। और पूरे घर में ना सब उल्टा सीधा किया हुआ था। देखा तो सामान तो कुछ था नहीं, यहाँ पे चोरी भी कुछ नहीं हुआ। टूटियाँ तोड़ के ले गए, 2-4 बाथरूम की टूटियाँ तोड़ी गई थी बस। अच्छा। पुलिस को बुलाया, आए तो पुलिस वाले कहे सर ये टोटी चोर थे, टोटी चोर थे, टोटी चोर थे। हमने भी सोचा ऐसा होगा। नीचे एक अलमारी थी, लोहे की अलमारी कहते हैं, स्टील अलमीरा थी। तो मेरी मदर की अलमीरा थी वो। तो मेरे फादर ने अलमीरा खोली तो उसके अंदर एक लॉकर होता है अलमीरा के अंदर, उस लॉकर को खुला पड़ा था। खोला तो उस लॉकर के अंदर कम से कम 200-250 चांदी के सिक्के थे। अच्छा। वो चांदी के सिक्के में थे, और एक छोटी मोटी चांदी की कटोरी, चांदी की गिलासी वैसे जो थी ना, वो रखे थे, शगुन के तौर पर रखे। हाँ, मेरी मदर की थी सामान, वो एक ही रखा है और खुला हुआ था। लॉकर भी खुला हुआ है, अंदर का वो था वो भी खुला हुआ है, और सामान वहीं पड़ा हुआ है। मेरे फादर ने देखा ये तो सारे पड़े हुए हैं और फर्नीचर फटा हुआ है। हमने कहा ये क्या चक्कर है, हमें कम समझ नहीं आया यार, कमाल है कैसे चोर थे कि 2-4 टूटियां तोड़ के ले गए, फर्नीचर फाड़ फोड़ के ले गए, और पुलिस ने एफआईआर नहीं की। एफआईआर नहीं हुई? ना, हमें भी कुछ नहीं लगा कि चोरी वोरी तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। 2-4 टूटियां गई हैं, हमें भी लगा। बाद में जब मेरे को ये स्टार्ट हुए, हमने लोगों से बात की, कहते हैं ये डिपार्टमेंट वाले कराते हैं। और क्या करते हैं, बताया किसी ने कि ये आपके घर में चोरी करा देंगे, चोरों को भेजते हैं, खुद नहीं आते।
उनको ही शक होता है कि यहाँ पे माल भरा होगा, अच्छा 10-5 करोड़ रुपए मिलेंगे यहाँ पे, तो रहते थे नहीं, तो यहाँ पे कैश मिलेगा, तो सोफे फाड़ दिए, सब कुछ फाड़ दिया, मिला तो कुछ नहीं, अगर मिल जाता तो उसी टाइम पे डिपार्टमेंट वाले आ जाते, हाँ। क्योंकि उनका मकसद चोरी नहीं है, चोर तो यार चांदी किसी के छोड़ जाएगा, जो हार्ड कैश छोड़ जाएगा, टोटी तोड़ के ले जाएगा, जो कि बिकेगी 10 रुपए में, 20 रुपए में, बस वो कुछ छोड़ने के लिए, वो दिखाने के लिए, दिखाने कि के लिए। वही कुछ चोरी भी है। हम भी मान गए। अच्छा, वो 6 महीने साल के बाद हम क्या कहें, आप भी नए नए थे राजनीति में। नहीं नए के मतलब 1 साल तो हो चुका था। हाँ। हमें क्या, अब देखो किसी भी आदमी को बताए हाँ। यार टोटी टूट गई, पुलिस ऐसे चोर आया, कहते सर ये टोटी चोर है, यहाँ पे घूमते रहते हैं ऐसे ही, टोटी चोर है, कुछ नहीं है। तो हमने बोला 4 टोटी के लिए हमने क्या सिर्फ फोड़ना, हमें कुछ भी चोरी नहीं हुआ, 3-4 टूटी आ गई अच्छा, और उस चांदी के गए ही पड़े हमारे। तो हमने कहा, बाद में बताया कि यार ये कॉमन प्रैक्टिस है इनकी डिपार्टमेंट वालों की, ऐसे करा देते हैं कि आपके पीछे तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट लगे हैं, जैसे तोता और मैना दोनों लगे हैं, सीबीआई भी, ईडी भी, और ये भी और वो भी, तो वो कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, अक्सर करते हैं, तो होता होगा। अब पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है, बस बताया हमें ऐसा ही। सरप्राइजिंग है। कितना कुछ ऐसा जो मैंने भी आपसे पहली बार सुना है आज। खैर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, बहुत उम्मीद है कि आपके साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा, और सब लोग इसको जरूर भेजिए आगे, क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है, और जिस तरह से अरविंद जी कहते हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, वो लड़ाई का नेचर अलग था, लोग अलग थे, समाज अलग था, आज समाज अलग है, लेकिन जो समाज की ज़रूरत है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, और लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर। थैंक यू सो मच।